हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिराज चौधरी पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पंचम प्रश्न पत्र के बारे में, जो हमारा 5th पेपर है मित्रों, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो 5th पेपर है ये 2020 में किस प्रकार से आया था। तो 2020 में कैसे प्रश्न आए थे, इनका आंसर क्या है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पिछली क्लास में यहाँ से देखी थी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ की, तो आपने देखा होगा कि जो 50% मैटर है, यानी मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन किससे आने हैं, 2020 के पेपर से आने हैं। और आज का जो चौथा पेपर हुआ था उसमें भी जो 15 में से 6 क्वेश्चन है वो वहाँ से आए थे। और मैटर कितना कवर अप हो रहा है, अगर आप 2020 का पेपर पढ़ लेना तो 50% तक तो उससे प्रश्न मैच आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और मैटर 70% कवर हो रहा है, क्योंकि बाकी के प्रश्न भी उनसे मिलते जुलते हैं। अगर आपने 2020 का पेपर अच्छे से समझ लिया तो आप मान के चलिए कि 70% मैटर आपके कवर हो चुका है। और पीछे का जो मैटर है वो भी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। कई मित्र अभी भी जो है बहुत ही कन्फ्यूजन में है, बहुत ही जो है उनको हड़बड़ाहट हो रही है कि कईयों के दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि गुरुजी 7 यूनिट है, अब अचानक से क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अब आप भी क्या कर सकते हो, क्योंकि सारी जो है पेपर कंटिन्यू दे रखे हैं, एक के बाद एक, यानी इसके अंदर गैप नहीं। अगर गैप होता तो आप भी इनको अच्छे से कवर कर पाते, लेकिन फिर भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि आप 90 नहीं, केवल पास होने के लिए नहीं। कई दोस्त बोल रहे हैं कि केवल पास हो जाएं तो ही काफ़ी है, नहीं, 100% अंक आएंगे आपके इन क्लासों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। क्योंकि अब पीछे के पेपर आप देख चुके हो, चारों पेपर, अगर चारों पेपर अच्छे हुए हैं तो मान के चलिए पीछे के जो 6 पेपर वो भी अच्छे ही होने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं 2020 के पेपर की, इसको अच्छे से समझते हैं और समझते हुए पढ़ते हैं। अगर 2020 के पेपर को समझ लिया तो मान के चलिए 70% मैटर कवर हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा मैटर कवर हो गए, ये मान के चलिए आप। और पीछे जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं संक्षेप में, जैसे पिछली क्लासें लगभग जैसे 2 घंटे और 2.5 घंटे के मध्य अपने कवर किए। फर्स्ट पेपर को 2.5 घंटे में पढ़ाए, ठीक है, फोर्थ को केवल 2 घंटे में पढ़ाए। तो इस प्रकार से उनको मैं पूरा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन यकीन मानिए कि शॉर्ट में एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा अपने इन क्लासों से। तो अभी ये क्लास है जो हिंदी वाली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि बाकी के पेपर 100 अंक के थे और ये बाकी के जो पेपर थे वो थे 70 अंक के, और ये है 100 अंक का। तो इसमें थोड़ा मैटर भी ज़्यादा है। फिर भी बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन इन फालतू बातों का लोड मत लीजिएगा। जो चाहे 7 यूनिट हो, चाहे 14 यूनिट हो, अड़ेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छा सा सॉलिड मैटर आपके लिए लाऊँ। तो पहले इस पेपर को समझते हैं। प्रश्न है, भाषा का मानकीकरण किया जाता है। भाषा का मानकीकरण किया जाता है, जो हमने इस चौथे पेपर में पढ़ा था कि मानक वर्ण, जो मानक भाषा क्या होती है। तो मानक क्या होता है मित्रों, मानक से भाषा की एक रूपता का पता चलता है कि बस इसमें इतने वर्ण हैं तो इनका मानकीकरण जो है, मानक रूप है वो यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो यानी जो मानक रूप है, मानक रूप का किस लिए किया जाता है, केवल एक रूपता के लिए। यूँ नहीं कि मान लीजिए ग्राम को इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर जैसे ये मान लीजिए क है तो हिंदी में शुद्ध क इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है, ये क इस प्रकार लिखा जाता है, ये इसका मानक रूप है। आप इसको ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते हो क को, क्योंकि इसका मानक रूप ये ऐसा ही है। पहले आपको पता होगा, अभी हिंदी में बात करें तो कुल 52 वर्ण हैं, मूल वर्ण 44 है, और कुल की बात करें तो 52 है, और वे सारे मानक वर्ण हैं। पहले एक वर्ण ये चलता था जय, आपने कभी अगर कहीं पढ़ा तो इस प्रकार का जय चलता था, लेकिन अब इसकी मान्यता हटा दी है, तो ये मानक वर्ण नहीं है। पहले ये मानक था, लेकिन अब इसकी जगह इसको जो है सेट किया गया है, तो ये अब मानक वर्ण है और ये मानक वर्ण नहीं है। तो मानक वर्ण हुए होते हैं जो बिल्कुल जो है निश्चित होते हैं। इससे क्या होती है, भाषा की एक रूपता बनी रहती है। अब यूँ नहीं कि किसी के मन में आया कुछ चेप दिया, इससे क्या होगा, इसका कोई तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए इन चीज़ों के मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना है, भाषा का मानकीकरण किस लिए किया जाता है, एक रूपता रखने के लिए। मित्रों, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन आराम से समझते हुए पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। कुल 19 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसमें। अपने जो ये 5th पेपर है इसमें कुल एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, 19। मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है।
मौखिक अभिव्यक्ति यानी अपने मन के विचारों को बोल करके प्रकट करना। मौखिक अर्थ क्या होता है मित्रों? बोलना। अब जैसे आप 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो अपने एक परीक्षा होती थी मौखिक परीक्षा, जिसमें क्या होता था, गुरुजी हमसे प्रश्न पूछते थे और हमें उनका जवाब देना होता था। हम कोई लिख के जवाब थोड़ी देते थे, कैसे जवाब देते थे? बोल करके। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आधार क्या है? बोलना। बस इससे आप याद रखो, 2 प्रकार की परीक्षाएं होती थी, मौखिक और लिखित। लिखित में लिखते थे, मौखिक में बस बोल के जवाब देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन है। सही कथन कौन सा है? तो अक्षरों की पहचान पढ़ना है? नहीं, अक्षरों की पहचान आती है, आपको पता है ये क्या है, इसकी आपको पहचान तो आती है, लेकिन इसे ये कोई पढ़ना नहीं है। ये पढ़ने के अंतर्गत, पढ़ने की सटीक परिभाषा ये नहीं है। हाँ, इसकी पढ़ने में इनकी पहचान जरूरी है, लेकिन सटीक परिभाषा के अंतर्गत ये नहीं है। ध्वनि संकेतों का उच्चारण पढ़ना है। ध्वनि संकेतों का उच्चारण है, वो पढ़ने के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी सटीक परिभाषा में ये भी नहीं है। तो सटीक परिभाषा क्या है गुरुजी? सटीक का मतलब होता है बिल्कुल, आप जिसको बोल सकते हो स्पष्ट। ठीक है। अर्थ ग्रहण पढ़ना है। अर्थ ग्रहण क्या है? पढ़ना। आप कोई भी चीज़ दोस्त आप पढ़ते हो, उसका अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो वह आपके लिए पढ़ना है। अब गुरुजी ये अर्थ ग्रहण कहाँ से आ गया कि भाई अक्षरों की पहचान पढ़ना है? कोई बोलेगा भैया सही है, ऐसा ही है, लेकिन अर्थ ग्रहण, हाँ, आप में से 10% लोगों को ये चीज़ें मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता है, और ज़्यादा को भी होगी, कोई जो है माइंड नहीं करें, बुरा नहीं मानेगी इस चीज़ का। ठीक है। तो अर्थ ग्रहण पढ़ना है। इस चीज़ के समर्थक लगभग कम से कम या अधिक से अधिक माने तो 10% से ज़्यादा लोग इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ आपने पहले अगर, क्योंकि इस बार तो मित्रों कॉलेज जो है खुली भी नहीं है, 2-2.5 महीने खुली है, तो वो कोविड करते चली गई, तो समझा नहीं, तो पढ़ा भी नहीं है, तो ये चीज़ें आनी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल को भी आप गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। तो बस इट्स पॉसिबल, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। इसको पूरा, इसको जो है 2-2.5 घंटे में अपन अच्छे से कवर करेंगे। पेपर को संक्षेप में भी कर लेंगे, लेकिन जो पीछे का मैटर है उसको भी बहुत ही अच्छे से संक्षेप में ही कवर करेंगे। तो अर्थ ग्रहण पढ़ना कैसे है? पढ़ने का अर्थ होता है मित्रों, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका आप अर्थ मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ बका जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस देखे जा रहे हो, तो वह पढ़ने के अंतर्गत नहीं आएगा। पढ़ने का अर्थ मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। जैसे कैसे? देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँगा। आप बोलो गुरुजी कल तो एग्जाम है और आप फटाफट क्या समझा रहे हो? तो नहीं, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? तो दोस्तों, अगर फटाफट समझोगे ना, तो जो चीज़ें समझने लायक उसको अच्छे से समझना, और यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है। इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। बिल्कुल गागर में सागर वो पावत मैं चरितार्थ करने वाला हूँ। पिछले पेपरों में ये बिल्कुल सेट हुआ है, तो आगे भी सेट होगा। यहाँ मैं कोई हुआ मैं नहीं फेंक रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए, अर्थ ग्रहण पढ़ना कैसे है, क्योंकि मुझे पता है इसके कमेंट नीचे आने वाले हैं कि वो समझ में नहीं आया। पीछे भी कई दोस्तों आए, तो मैंने क्या किया, फटाफट कवर अप करवा दिया, मैंने सोचा। लेकिन अभी देखिए, मान लीजिए ये राम है, ये कौन है? राम है। ये कौन है? सीता है। ठीक है। या फिर मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है। भाई इसको मैं आर लिख देता हूँ, राम है, और ये एस है, श्याम है। अब राम श्याम के पास जाता है और श्याम को बोलता है हाउ डू यू डू। अब मान लीजिए श्याम अपनी तरह है, श्याम अपनी तरह केवल हिंदी की जानकारी रखता है, इसको इंग्लिश का कुछ अता पता नहीं है। तो राम ने जाके कहा हाउ डू यू डू, तो अब श्याम को कुछ पता ही नहीं चला, तो श्याम को क्या बोलेगा? क्या भाई डू ही डू है। चलो बता क्या करना चाहता है। तो अब मान ली इसने तो कहा हाउ डू यू डू, और ये बोला कि डू ही डू है। तो डू ही डू है मतलब क्या? इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने कहा कि इसको थोड़ा अच्छे से बता। तो अगर इसने यहाँ जाके डू ही डू कहा, तो ये इसके लिए कुछ भी, जैसे इसने हाउ डू यू डू कहा, तो इससे हाउ डू यू डू से इस श्याम को कोई मतलब नहीं है, तो वह कुछ भी यहाँ पर सीख नहीं रहा है, न कुछ पढ़ रहा है। तो अर्थ ग्रहण का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट है सार्थक अक्षर समूह को कहते हैं। तो अक्षरों के सार्थक समूह को मित्रों देखिए, ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर लेना कि वर्णों का सार्थक समूह। मित्रों ये मेरे लिखा हुआ वैसे नॉर्मल ठीक ठाक है, बाकी इतनी भी रफ नहीं है जितनी अब आपको दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर मैं हाथ से लिख रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या है? शब्द है। वर्णों से शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्ण और अक्षर में मामूली से डिफरेंट होता है, वो मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। जो हिंदी व्याकरण मैंने कंप्लीट इस यूट्यूब पे करवाई है, SI हिंदी, SI कंप्लीट हिंदी सूर्य, ऐसा कुछ करके अलग से प्ले लिस्ट भी है। लेकिन यहाँ पर हमें उस लेवल तक पढ़नी नहीं है, केवल एक बार एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो देखिए, वर्ण और अक्षर से मिलकर क्या बनता है? वर्ण और अक्षर लगभग एक चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो वर्णों का समूह शब्द, और शब्दों का समूह वाक्य। तो यहाँ पर पूछा किसका है? वर्ण और अक्षर का।
अक्षर का समूह क्या कहलाता है? शब्द। सार्थक अक्षरों का समूह शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द। मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मारवाड़ी मारवाड़ में। और मारवाड़ कौन सा है? अपना जोधपुर है। तो मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जोधपुर के आसपास बीकानेर है, ठीक है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, पाली है, इन क्षेत्रों में भी मारवाड़ी का विस्तार है। नेक्स्ट है सहायक क्रिया किसका बोध करवाती है? तो सहायक क्रियाएँ मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम पढ़ता, राम पढ़ता। तो राम आपको पता है सब्जेक्ट है, करता है, पढ़ना क्रिया है, लेकिन आगे सहायक क्रिया कुछ भी नहीं जुड़ी हुई, क्रिया तो आ गई है पढ़ना। तो हमने लिखा राम पढ़ता, इसे कोई स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। हाँ वह अपना को लग रहा है कि ये पढ़ने से रिलेटेड है, अब पता नहीं क्या है। तो आगे हैं आएगा तो आप समझो हैं तो हैं क्या है? सहायक क्रिया है। तो इसे इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि राम पढ़ता है। अगर हैं की जगह था सहायक क्रिया आ गई तो आपको इससे स्पष्ट हो गया कि राम पढ़ता था, पहले पढ़ता था। और अगर यहाँ पे आ जाएगी राम पढ़ेगा तो गा से आपको बोध होगा कि बस वो भविष्य में पढ़ेगा, फिर कभी जब भी उसको मौका मिलेगा तब। तो कहने का मतलब है सहायक क्रियाएँ मुख्य क्रिया के जो मेन वर्ब होती है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, उनके अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। बस इतनी से चीज़ है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कम पढ़ो पर कंप्लीट पढ़ो मित्रों। अगर पेपर भी अच्छे से समझ लेना तो 70% मार्क्स तो यहाँ से आने ही आने। ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी आप कोई चीज़ जैसे हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञानात्मक या मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित हमें बताना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो पहली बात छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना। हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये जो भाषा के संबंधित जो भी फैक्ट है उनका ज्ञान करवाना, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान करवाना। अब जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसके सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बताना, उनका जो ज्ञान करवाना, उनका बोध करवाना, भाषा के जो विभिन्न उदय हैं उनका बोध करवाना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अर्थ हैं, ठीक है, तात्पर्य है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और लास्ट में 2 ही मिनट में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर ये बिल्कुल स्थायी रूप से सेट हो जाएगा। और छात्रों को भाषा के ज्ञान करवाना, भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान करवाना और विभिन्न विधाओं का बोध करवाना। नेक्स्ट है बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। अगर मित्रों ये चीज़ें आपको बराबर समझ में आ रही है तो आप इसको नॉर्मल की बजाय 1.25 यानी सवाई और या फिर 1.5 यानी 1.5 गुणी स्पीड में देखें, ताकि आप अगर बराबर समझ में आ रहा है तो 1.5 गुणी स्पीड में देखें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर कवर भी हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो 1.5 की लापरवाही करना ही मत। अगर आप 15 मिनट भी देखोगे, 15 मिनट पूरी वीडियो देख लोगे ना तो भी वो 15 मिनट ऐसे ही जाएंगे। नहीं तो आप नॉर्मल में देखोगे तो कुछ कवर होगा, लेकिन जिनके कवर है थोड़ा समझ में बराबर सेट हो रहा है तो वो 1.5 गुणी स्पीड में आराम से देखें। 4 बाल पत्रिकाएं, बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली 4 पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो छोटे बच्चों के लिए कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हो? 4 नाम बताने, 4 आप आराम से बता सकते हो। चंदा मामा, बाल भारती, चंपक और बालहंस। बालहंस तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, ठीक है। तो चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, बालहंस, ये सारी चीज़ें जो है बाल पत्रिकाओं के अंतर्गत आती है, चारों ही। मूल्यांकन एवं आकलन में क्या अंतर है? मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है? तो आकलन का उद्देश्य केवल ये जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चे ने क्या सीखा और कैसे सीखा। सीखने में शिक्षक कहाँ तक उसकी मदद कर सकेगा। यानी बच्चों का आकलन करेंगे ना तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, कैसे सीखा है, और इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं। तो उसमें उसकी शिक्षक कहाँ तक मदद कर सकेगा। इन चीज़ों का जो है हमें पता कैसे चलता है? आकलन से। मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन का अर्थ होता है जैसे कोई भी परीक्षा होती है उसका जो रिजल्ट होता है ना वही है मूल्यांकन, जो उसके प्राप्तांक होते हैं। तो मूल्यांकन से तात्पर्य है कि क्या बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, जैसे हम चाह रहे थे वैसे परिवर्तन हुए हैं। मूल्यांकन में छात्र की उपलब्धि के स्तर की प्राप्ति की स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है लिखना क्या है? लिखना को परिभाषित कीजिए। तो उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिखना है। उच्चारित ध्वनियाँ, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उनको प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना। जैसे मैंने बोला राम, तो उसका प्रतीक चिन्ह ये होगा राम। तो इसको लिखना जो है लिखित रूप में व्यक्त करना ही क्या है? लिखना है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना लिखना है। बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। और प्रतीक चिन्ह सार्थक होना चाहिए। प्रतीक चिन्ह कैसे होना चाहिए? सार्थक, जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना लिखना है।
नेक्स्ट है लिखना सीखने से पूर्व बालक में कौन सी क्षमता आ जानी चाहिए, यानी आपको लिखना है तो लिखना सीखने से पहले बालक में कौन सी क्षमता आनी चाहिए। मित्रों आपने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, LSRW पढ़ा होगा सबने, LSRW। L मतलब लिसनिंग का क्या होता है, सुनना। S मतलब स्पीकिंग मतलब बोलना। R मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना। और लास्ट में LSRW यानी राइटिंग, लिखना। तो पहले सुनना, अगर लिखने की बात करें तो पहले सुनना आना चाहिए, सुनना सीखना है, फिर हमें बोलना सीखना है, फिर हमें पढ़ना सीखना है और फिर हम लिखना सीख पाएंगे। तो ये रूल है LSRW। इसको अच्छे से कवर कर लेना मित्रों। LSRW लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये स्किल होती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लिखना सीखने से पहले बालक में क्या क्षमता आनी चाहिए। पहली बात, हाथ की मांसपेशियों का आसानी से संचालन, ठीक है, हाथ की मांसपेशी। अब आप कुछ चीज़ लिख रहे हो तो छोटा बच्चा है तो पहले उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए, लिखने के काबिल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो बच्चों को 1-2 साल में स्कूल थोड़ी भेजो, उनके लिए जो निर्धारित एज है लगभग 5-6 साल के, जब बालक हो जाता है, बालिका हो जाती है, तब 5-6 साल की एज में बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा भी था फर्स्ट पेपर में, पूर्व बाल्यावस्था में। फिर वर्ण का प्रत्यय भी ज्ञान, स्पष्ट संप्रत्यय यानी वर्णों का उसे थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, फिर वो लिखना सीखेगा। फिर क्या है, कुशल मौखिक अभिव्यक्ति यानी पहले उसे जो है उसकी अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों को प्रकट करना, या फिर जो भी वो चीज़ लिख रहा है उससे पहले उसको बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। और मुख्य मुद्दा ये है कि सुनने यानी L लिसनिंग, बोलने यानी स्पीकिंग और पढ़ने यानी रीडिंग। तो LSR में कुशल होगा तभी उसका W कुशल होगा, यानी राइटिंग स्किल कुशल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जीवनी में किसी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन लेखक करता है, यानी कोई लेखक है वो कोई आदर्श पुरुष है उसके बारे में कुछ लिखता है तो वो उसकी जीवनी है। जैसे विवेकानंद जी के बारे में मान लीजिए कोई राइटर कुछ लिखता है, स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई राइटर कुछ लिखता है, उनके जीवन का चित्रण करता है, तो वो क्या है, जीवनी है। विवेकानंद जी की वो जीवनी होगी। और आत्मकथा में क्या होता है, जो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना हम इसको, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की घटनाओं को लिखता है। आत्मकथा क्या होता है, स्वयं खुद, तो खुद के द्वारा अपने जीवन की घटनाओं को उल्लेख करना आत्मकथा है। और किसी महापुरुष की, आदर्श पुरुष की जीवनी का वर्णन किसी लेखक द्वारा करना जीवनी है। वाक्य के अंग बताइए मित्रों, वाक्य के अंग बताइए। तो वाक्य के अंगों की बात करें, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब ये होते कैसे हैं तो मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब कई मित्र देखिए, जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा ही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वाक्य में 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य भाग होता है, एक विधेय भाग होता है। तो मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम पढ़ता है। तो आपको पूछे इसमें उद्देश्य क्या है, तो अपन अधिकतर क्या सोचते हैं, अगर हमारी ये चीज़ पहले की नहीं पढ़ी हुई है तो 90% नहीं 100% लोग यही सोचते हैं जिन्होंने पहले कभी वाक्य अंग नहीं पढ़े, तो वो क्या सोचेंगे, इनमें पूछा जाए कि उद्देश्य कौन सा है, तो हम देखेंगे राम है, पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य है पढ़ना। तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि पढ़ता है ये उद्देश्य है। नहीं दोस्त, पढ़ता है उद्देश्य नहीं है। तो क्या है उद्देश्य गुरुजी, तो ध्यान रखना, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। उद्देश्य है कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जो कर्ता होता है या फिर जो कर्ता का विस्तारक होता है उसे जो है उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम करता है तो राम उद्देश्य है, पूछ रहे उद्देश्य क्या है तो राम उद्देश्य है, और पीछे जो भी मैटर वो क्या है, विधेय है। लेकिन अब ये कर्ता का विस्तारक क्या होता है, कर्ता और कर्ता का जो विस्तारक है वो हमेशा उद्देश्य मतलब। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बहादुर राम, बहादुर है जो राम, उसकी राम की विशेषता है, बहादुर राम पढ़ता है, तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक है ये, तो बस इतना उद्देश्य हो जाएगा, कर्ता के संबंधित बात आई है, और पीछे का जो मैटर वो विधेय हो जाएगा। तो ध्यान रखना, उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। क्रिया के आधार पर मित्रों वाक्य के भेद तो आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, तो वो 2 होते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं।
कर्तृ प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। जिसमें कर्तृ प्रधान कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य। तो ये क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य का क्रिया के आधार पर भेद है। नेक्स्ट है शिक्षण में भाषा के उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है। शिक्षण में भाषा के उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षण में यानी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चों को, शिक्षण का क्या है पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसमें आप उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता क्या है। यानी आप क्लास में जा रहे हो मित्रों, मान लीजिए ये आप हो और ये आपकी क्लास है, आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि भाई वहाँ जाके मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और आज मुझे कितना पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये जो हमारा लक्ष्य है ये पहले से नियोजित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ जाएंगे तभी देखेंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी आपकी पूर्व तैयारी होना आवश्यक है। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसके उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कार्य समाप्ति पर यही ज्ञात किया जाता है, कार्य समाप्ति पर यही ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य या लक्ष्य की प्रगति कहाँ तक हुई। यानी आपने मान लीजिए 1 घंटे क्लास में पढ़ाया, अब आपको टारगेट था कि मुझे मान लीजिए समास पढ़ाना है और समास में अव्ययभाव और बहुब्रीहि 2 समास पढ़ाने, तो आपको अब पता करना है कि 1 घंटे में मैंने वो 2 समास पढ़ाए हैं, पूरे हैं नहीं है, यानी मेरे जो लक्ष्य की प्रगति कहाँ तक हुई है। बिना उद्देश्य के कार्य करने में रुचि नहीं रहती। अगर आपको पता ही नहीं है, जो देखेंगे जो पढ़ाएंगे वो पढ़ा देंगे, आपको उद्देश्य नहीं है तो फिर पढ़ाने में कोई आनंद नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी। सफलता पर पूरे उत्साह के साथ बालक अगले चरण की ओर अग्रसर होता है। यानी आपने बालकों को बता दिया कि भाई मित्रों आज हम है जो 1 घंटे के अंदर या फिर आज के दिन में हम समाज को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपने समाज को अच्छे से पढ़ा तो फिर बालक अगले टॉपिक की ओर उत्साहित होंगे। अगला है अतः शिक्षण में भी भाषा के उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हो तो आपके टारगेट निश्चित होने चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये चैप्टर खोल दिया है तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से समझाना है। कुछ अथवा में है दोस्तों, उनको भी समझाना है, ठीक है। तो अभी पूरे इनमें समझाने हैं कि नहीं समझाने हैं वो पहले से मैं निश्चित करके आया हूँ। और ध्यान रखिएगा आज मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। हाँ आज करवा दूंगा लेकिन इस क्लास में पूरे नहीं करवा पाऊँगा। क्यों नहीं करवाऊँगा वो भी रीज़न जब मैं बता दूंगा इसी क्लास में, ठीक है। लेकिन मित्रों जो मेरे हिसाब से आपके लिए जो उचित होगा मैं वही करने वाला हूँ। और जैसा कि आपको खुद पता है यह चैनल केवल आपके हित के लिए, ये आपको जो इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है मुझे, तो उसमें मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छा करूँ। तो अगर मैं आधी क्लास अपलोड करता हूँ कभी, तो आप ये मत मानिएगा कि बस आधी क्यों अपलोड की, पूरी क्यों नहीं की, टाइम पे क्यों नहीं की, तो उसके रीज़न है। देखिए मित्रों, अगर मैं मान लीजिए 20 से 30 मिनट की क्लास अपलोड करता हूँ, पहले मैं 20 से 30 मिनट की क्लास बनाता हूँ। अभी मित्रों मेरे पास मोबाइल है, केवल मैं मोबाइल से बनाता हूँ तो इसमें थोड़ी ये समस्या आ रही है। मान लीजिए मैं 20 से 30 मिनट की क्लास बनाता हूँ तो उसको 20-30 मिनट की क्लास को अपलोड होने में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर नेटवर्क फास्ट है तो 5 मिनट, या फिर अगर थोड़ी स्लो है तो 10 मिनट लगते हैं। लेकिन यहीं पर मैंने अगर 2 घंटे की क्लास बना दी या 3 घंटे की क्लास बना दी, तो मित्रों मान के चलिए मैंने 3 घंटे की क्लास बना दी, तो जब तक क्लास बनाऊंगा 3 घंटे तो क्लास बनाने में लग जाएंगे। और 3 घंटे क्लास अधिकतर मित्रों मैं खुद चेक कर चुका हूँ कई बार कि 3 घंटे की क्लास को अपलोड होने में 4 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। ये हो सकता है कि मोबाइल की वजह से हो, तो ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए तो कभी कभी क्लास बन जाती है 3 घंटे की। मैं बना लेता हूँ 4 बजे लेकिन अपलोड होती है 10 बजे। तो उनमें क्या है कि ज़्यादा जो भारी क्लास होती है, बड़ी क्लास होती है, उसमें अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि कल थोड़ी जो अपना ये 5 पेपर थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए मैं शॉर्ट में फटाफट वीडियो अपलोड कर दूँगा और अलग से प्ले लिस्ट बना दूँगा BSTC फर्स्ट ईयर 5th पेपर, और आपको सबसे ऊपर वही प्ले लिस्ट मिलेगी। तो आप आराम से इन सब का अध्ययन करते रहिए। शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आप भी टाइम पर आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। अन्यथा 8 बजे तो मैं क्लास पूरी बढ़ाऊंगा 3 घंटे की, 2 बजे अपलोड होगी और आप सुबह 6 बजे जब देखने बैठोगे तो 2 घंटे बाद तो आपको 2-3 घंटे बाद एग्जाम होगा। तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट में जितना जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से जितना जल्दी मैं अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए मैं वो कोशिश करूँगा। अब प्रश्न देखिएगा, मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए किन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है। आज भी मित्रों ये प्रश्न आया था, आपको पता होगा। तो बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप क्या करोगे, है ना। क्लास 6 में आया, सॉरी ये जो 4th पेपर है उसमें आया था।
तो मौखिक अभिव्यक्ति को यानी बच्चों को बोलने में कैसे एक्सपर्ट बनाना है। बच्चे अपने जो यहाँ पर मित्र ये जो क्लास है ना, जो BSTC किस लिए करवाते हैं कि ये केवल बच्चे और शिक्षक पर ही आधारित है। BSTC केवल बच्चे और शिक्षक पर आधारित है। तो बच्चों को बोलने के लिए कैसे, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कैसे एक्सपर्ट करना है, कैसे एक्सपर्ट किया जाता है, तो इसके बारे में आपको कुछ बिंदु लगा जो है बताने हैं किन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए अगर लिखित विधाओं का उपयोग किया जाता है। इन बच्चों को बोलने में एक्सपर्ट करना है तो इन विधाओं का उपयोग करना है। पहला है स्पष्ट निर्देशन, बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए। निर्देशन करता है गाइड करना, तो स्पष्ट निर्देशन। सेकंड है अवधारणा के मौखिक रूप को समझना। स्पष्ट निर्देशन में समझ चुके हो, भली भांति उसके बारे में पहले से उसको निर्देशित करना, गाइड करना। नेक्स्ट है अवधारणा के मौखिक रूप को समझना। यानी आप जो भी चीज़ बोल रहे हो मित्रों, तो जो भी चीज़ आप बता रहे हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है तो किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है उसके मौखिक रूप को समझाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 15 अगस्त का कार्यक्रम है और आपको बच्चों को भाषण तैयार करवाना है, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश में बच्चों को भाषण दिया कि अब उसको आप प्रैक्टिस करोगे कि किस प्रकार से बोलना है। तो मान लीजिए वो बोलेगा ऑनरेबल, ठीक है, चीफ गेस्ट, VIP गेस्ट, विलेजर्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस प्रकार से बोलेगा। तो आप उसे क्या करोगे, पहले उसके मौखिक रूप को समझाओ कि भाई इस प्रकार से बोलना है। जो भी आप जैसे मान लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर तो बच्चों को विशेष रूप से बोलाया जाता है, तो उससे पहले उसको गाइड किया जाता है। जैसे हिंदी में बोलना है तो परम सम्मानित मंच, इस प्रकार से। मित्रों ये साइड की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इनसे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन भी आएगा ना, तो पिछले पेपर आप देख चुके हो कि सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष से 2020 के पेपर से पुट अप हो रहे हैं, 70% मैटर। तो ये साइड की चीज़ें आपको क्या होगी, डायरेक्ट माइंड में सेट होगी और इसको आप अच्छे से लिख पाओगे। ये तो मेन पॉइंट आपको इनसे अकॉर्डिंग, जैसे मैं जो भी मैटर बता रहा हूँ उससे आपको याद भी हो जाएंगे और सामने लिखे हुए भी, और इनके आधार पर इनको आप विस्तृत रूप भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हिंदी में बोलना है तो परम सम्मानित मंच, ठीक है, मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक महोदय और मेरे प्रिय साथी बंधुओं, या फिर ठीक है मेरे प्रिय गुरुजनों और प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से। अगर मारवाड़ी में बोलते हो, क्योंकि मित्रों मातृभाषा का प्रयोग करना भी ज़रूरी है, तो मारवाड़ी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, उसको प्रिपेयर करोगे कि भाई हेलो नहीं है, हेलो तो नहीं है। जैसे मारवाड़ी में बोलना है तो कि हेड मार्सा मार्सा और हमारे गाँव पधारीड़ा, मारे हिवड़े प्यारा, दूध थोड़ा हल्दी प्यारा, मारा हेताड़ू मेहमाना और मारा प्यारा साथीड़ा, इस प्रकार से उसकी मौखिक रूप को समझना, विचारों को अभिव्यक्त करना। अब फिर बच्चे से उसके विचारों को अभिव्यक्त करवाना और विचारों को समूह में करना। फिर मान लीजिए आप किसी मंच के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हो, तो मान लीजिए बच्चों को पहले छोटे छोटे समूह में कक्षा में सबके सामने बोलने की कोशिश करना। इस प्रकार से ये जो बच्चे को आप जो मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में, यानी फिर वो अगर इतनी प्रक्रिया के द्वारा आपने बच्चे को गुजार दिया तो अब वो मौखिक अभिव्यक्ति में स्वतः ही एक्सपर्ट बन जाएगा। फिर उससे चाहे कहीं पर बोलना हो आराम से बोल सकेगा। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, आप प्राथमिक स्तर तक छात्र के पठनगत क्या अपेक्षाएं रखते हैं। मित्रों पूरे जो वर्ष का मैटर है केवल और केवल 2-2.5 घंटे में अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी प्रकार का फालतू का जो है लोड नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। आप प्राथमिक स्तर तक छात्र के पठनगत क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर तक अपने बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं तो उससे हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि बच्चा हमसे क्या सीखेगा, क्या नहीं सीखेगा, किस प्रकार के पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। तो वो अपेक्षाएं आपको क्या रखते हैं हम बालक से। तो प्राथमिक स्तर पर एक छात्र से निम्न पठनगत अपेक्षाएं रखते हैं, एक विद्यार्थी से हम निम्न जो है वो अपेक्षाएं रखते हैं। क्या रखते हैं देखते हैं और समझते हैं इसको। पहला है चिंतनात्मक पठन। चिंतन कर क्या होता है, कोई चीज़ को समझना, मनन करना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है हम बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चे इस काबिल होने चाहिए वो उसके बारे में चिंतन कर सके, मनन कर सके और अपने खुद के विचार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो अपने मन के विचार भी प्रकट कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ आपको बतानी कि बच्चों से हम अपेक्षा किसकी रखते हैं। पहली चिंतनात्मक पठन, बच्चों को वाक्यों को पढ़कर शब्दार्थ के साथ, देखिए वाक्य पढ़ रहे हैं उनके शब्दों के अर्थ भी बच्चों को आ रहे हैं, तो शब्दार्थ के साथ साथ भाव या आशय, यानी जो चीज़ हम बता रहे हैं उसका भाव क्या है, उसका आशय क्या है वो समझना। प्रसंग के संबंध में कारण कार्य का अनुमान लगा सकना। अगर हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है तो बच्चे चिंतन करने में, मनन करने में इस प्रकार काबिल हो जाएंगे कि ये काम किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कार्य कारण का अनुमान लगा सकना और पाठ्य वस्तु के बारे में विचार करके अपने अभिमत बना सकना। और अगर आपने जो चीज़ पढ़ाई है वो बच्चों को समझ में आई है तो बच्चे इस काबिल बनेंगे कि वो अपने जो विचार है वो भी इसके बारे में प्रकट कर सकेंगे। अन्यथा बच्चों को हम ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनको ऊपर जा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई कुछ भी बात पहले नहीं पढ़ रही है तो उसके बारे में अपने विचार क्या प्रकट करेंगे, उनको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं।
तो मुख्य बिंदु है चिंतनात्मक पठन, यह है मुख्य मुद्दा। और सेकंड है सृजनात्मक पठन, क्योंकि बच्चों को ऐसा पढ़ाना है जिसके बारे में वो अपने विचार भी बता सकें। तो नेक्स्ट है सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन में जो चीज़ आपने पढ़ी है, पठित शब्द है या वाक्य है, उनका प्रयोग नए प्रसंग में कर सकना। जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई गई, जो चीज़ उनको समझाई गई, तो उसके बारे में या फिर किसी वस्तु, चित्र, घटना, दृश्य आदि पर अपनी भाषा में विचार प्रस्तुत करना, दिए गए बिंदुओं के आधार पर रचना कर सकना, अनुमान करके उत्तर दे सकना। अब बच्चों को क्या करना है, कुछ बातें समझाएंगे तो फिर हम उनको जैसे कोई चीज़ समझाते हैं, फिर उनको क्या बताएंगे कि इसके आधार पर आपको ये कार्य करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बालकों को कोई एक निबंध लिखाते हैं, फिर क्या बताते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग उस पर लिखना है, तो उसके आधार पर वो दूसरी रचना कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ पूछते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप आराम से अनुमानित उत्तर दीजिए। तो बच्चों को गलत उत्तर होने पर डांटना भी नहीं चाहिए, तो उनसे अनुमान करके उत्तर दे सकना। कहानियों और वर्णन, विवरण आदि रचनाओं को सुना सकना या लिख सकना, ये सारे होते हैं सृजनात्मक पठन के अंतर्गत। तो प्राथमिक स्तर तक छात्रों के पठन की ये अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि वो कहानी सुना सके, किसी चीज़ का वर्णन विवरण कर सके और सुन सकते हैं या कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं। इस प्रकार की हमें जो है अपेक्षाएं रखी जाती है बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी व अविकारी शब्दों को विस्तार से समझाइएगा। तो मित्रों हिंदी में है ना, शब्द भेद विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर कितने होते हैं? दो, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी ये विकार के आधार पर होते हैं। विकारी क्या होता है? तो लिंग, वचन, क्रिया, ये तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना। लिंग, वचन, क्रिया, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और क्रिया। लिंग कितने होते हैं? हिंदी में मुख्य रूप से लिंग दो माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन दो, एक वचन और बहुवचन। और क्रिया में आपको पता ही है, जो भी काम हो रहा है वो क्रिया है। खाना, पीना, सोना, उठना, नाचना, गाना, बैठना, धोना, रोना, सोना, ये सारे क्या है? क्रिया है। तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सके वे विकारी शब्द, ठीक है। जिनमें परिवर्तन हो जाए लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर वो तो विकारी शब्द। केवल पहले परिभाषा समझ लेना, लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सके वो विकारी शब्द। और वे शब्द जो सदैव समान रूप में रहते हैं, यानी लिंग और वचन, क्रिया आदि के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लिंग, वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी है। जैसे लड़का, लड़के का बहुवचन बनाएंगे क्या बन जाएगा? लड़के। परिवर्तन हो गया ना। लिंग चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? लड़के का लड़की। बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लड़कियाँ। तो यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो फिर आपको ध्यान रखना विकारी शब्द कितने हैं? तो विकारी चार में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में भी लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पद है जो विकारी शब्द है। संज्ञा में जैसे लिखा है बालक, तो बालक का स्त्रीलिंग लिंग चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, बालिका। या फिर बहुवचन बनाएंगे तो बालकों, ठीक है। सर्वनाम ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये सर्वनाम है आपको पता है, तो ये का बहुवचन बन जाएगा ये। विशेषण में मान लीजिए लिखा है कि ये अच्छा बालक है, तो पुस्तक आएगा तो यह आ जाएगा अच्छी पुस्तक है, तो अच्छा का अच्छी बन गया, यानी चेंज हो गया। ये ठीक है अच्छा है, तो बहुवचन होंगे ये अच्छे हैं, तो यानी चेंज हो रहा है विशेषण भी। और क्रियाएँ जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, केवल समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो कहीं राम की जगह सीता लिखा तो यहाँ पढ़ता कि पढ़ती हो जाएगा। क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर जिन परिवर्तन हो वे विकारी शब्द हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इस प्रकार से याद रखना। इन चारों को अच्छे से ध्यान रखना। ये विकारी है। और अविकारी वे शब्द जो सदैव समान रूप से रहते हैं, जिनमें चाहे लिंग, वचन, क्रिया कुछ भी आ जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं, उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द हैं। जैसे लिखा है ऊपर, लिखा है ऊपर, बालक फर्श के ऊपर बैठे हैं, फर्श के ऊपर बैठे हैं, तो बालक की जगह बालिका को बैठा दो, बालिका फर्श के ऊपर बैठी है तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। बहुवचन बना दो, वे फर्श के ऊपर बैठे हैं तो ऊपर का तो ऊपर ही है। बहुवचन बनाओ, स्त्रीलिंग बनाओ, पुल्लिंग बनाओ, चाहे जो भी मन में आए बनाओ, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव, ठीक। बालक सदैव पढ़ते हैं, हम सदैव नाचते हैं। अरे आप सदैव नाचते हो तो नाचते रहो मित्रों, बिंदास रहो। लेकिन यहाँ पर है जो एक वचन का देखो, बालक सदैव नाचता है, हम सदैव नाचते। देखिए वचन भी चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बालक सदैव नाचता है, बालिका सदैव नाचती है। अब लिंग चेंज कर दिया तो सदैव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो ध्यान रखिए, ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अविकारी है। अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी भी चार थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी भी चार है। अविकारी कौन है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है तो उसका क्रिया विशेषण आ जाएगा, वह धीरे धीरे पढ़ता है। बालक धीरे धीरे पढ़ता है, तो बालक की जगह बालिका कर लो, बालिका धीरे धीरे पढ़ती है। क्रिया की विशेषता कैसे? धीरे धीरे।
वे धीरे धीरे कुछ भी कर लो लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये होते हैं अविकल शब्द। तो मित्रों लगभग ये 34-35 मिनट की क्लास हो गई है, फिर ज़्यादा बड़ी होगी तो आपके अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस पेपर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कुल 19% है, उसमें से 15% हम पढ़ चुके हैं, केवल 4% बच्चे हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, उनमें टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको सेकंड पेपर जल्दी अपलोड कर दूँगा। जितना शॉर्ट वीडियो होगा उतना अपलोड होने में टाइम कम लगेगा। बाकी अगर मैं 4-5 बजे तक कोशिश करूँ, कंटिन्यू बढ़ जाएगा, फिर 8-10 बजे अपलोड होगा, तो उससे आप देख नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगला वीडियो मैं जस्ट अपलोड करने ही वाला हूँ, इसके बाद में कंटिन्यू कोशिश जारी है, ठीक है। और आप बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी का एक बार रिवीजन कर लें, और रिवीजन के दौरान मित्रों स्पीड कम से कम 1.5 गुना रखें, ताकि कम समय में ज़्यादा परिणाम। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है क्लासें, मैं आपको जो ये चैप्टर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। अगर आपके पास कोई गाइड है, सीरीज़ है, तो भी आप उसकी मदद ज़रूर लें। बाकी अगर मदद ज़रूर लें, बाकी मेरी कोशिश पूरी रहेगी, मैं आपको 100% मैटर जैसा पिछले एग्जाम हम करवाए वैसा भी आगे करवाता रहूँ। और हिंदी तो वैसे मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हिंदी ही है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि अच्छा जो है वीडियो भी अच्छा दिखे। अगर कोई वापस देखे तो लाइक करें, और आपके जो सुझाव है या क्लास कैसी लगी, जो आपका रेस्पॉन्स है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो तो भी, या कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।